अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें। फ्रेंड्स, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी अध्याय 8 परिवहन एवं संचार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने अध्याय 7 आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी से संबंधित जो भी चैप्टर है, मैं बैक टू बैक हर चैप्टर को आपके लिए वीडियो के द्वारा मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 8 चलेंगे, जो कि परिवहन एवं संचार है, उसका पार्ट 1। ये चैप्टर आज हम लोग प्रारंभ करते हैं और इसके बारे में कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जामिनेशन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सड़क, रेल, जल परिवहन, पाइपलाइन, वायु परिवहन, विश्व की सड़कों के बारे में जानेंगे, विश्व में फैले हुए रेल मार्ग के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हम लोग देर न करते हुए आइए हम लोग चलते हैं परिवहन के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग परिवहन से अनभिज्ञ नहीं होंगे। परिवहन का मतलब आप लोग को समझ में आता होगा कि परिवहन होता क्या है। परिवहन दैट इज क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों को, सामान को, पशुओं को क्या करना, ले जाना, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन। देखिए, परिवहन का परिभाषा आपके सम्मुख है। परिवहन उस विधि या व्यवस्था को कहते हैं जो कि व्यक्तियों, वस्तुओं एवं संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में परिवहन का जब ज्यादा विकास नहीं हुआ था तो लोग पगडंडियों का सहारा लेते थे, और पगडंडियों के सहारे ही चलते चलते जब कुछ समय बीतने के पश्चात सीमेंट और जो हम लोग बोल सकते हैं अलकतरा, उसके द्वारा रोड बनने लगा, जिसमें मोटर गाड़ियां, बड़े बड़े वाहन चलना शुरू किए। इसके पहले आप यदि जाते हैं तो पहले के जमाने में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या तो स्वयं सामान को लेकर जाते थे या फिर पशुओं का इस्तेमाल करते थे। अभी देखा जाता है, अभी भी वर्तमान समय में देखिए, कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे महाद्वीप हैं, कुछ ऐसे भाग हैं विश्व के अंदर जहां पर पशुओं का इस्तेमाल होता है बोझा ढोने के रूप में। जैसे आप आ जाइए, सबसे इंपोर्टेंट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में आ जाइए, या अफ्रीका या यूरोप के कुछ हिस्सा में देखिएगा, अफ्रीका को छोड़ दीजिए, आप यूरोप के कुछ हिस्सा में देखिएगा और ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, वहां पर रेंडियर एवं कुत्तों का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा, रेंडियर एवं कुत्तों का इस्तेमाल होता है बोझा ढोने के रूप में। फ्रेंड्स, जो रेंडियर एवं कुत्तों को बिल्कुल बैलगाड़ी के समान सामान को ढोया जाता है इसके माध्यम से, और जो इनका जो गाड़ी होता है उसको स्लेज गाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेज गाड़ी। अर्थात जिस गाड़ी को रेंडियर या कुत्ते खींचते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्लेज गाड़ी कहते हैं। ओके, आप तो याद रखिएगा, कौन सी गाड़ी, स्लेज गाड़ी। उसी प्रकार आप देखिए, अभी भी कुछ क्षेत्रों जैसे पर्वतीय प्रदेश में खच्चर का लोग इस्तेमाल करते हैं।
है ना। खच्चर के माध्यम से लोग बोझा को ढोने का कार्य करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए आप मरुस्थलीय हिस्सा में चले जाइए, अभी भी मरुस्थलीय हिस्सा में आप देखेंगे कि ऊंट का इस्तेमाल करते हैं लोग। किसका? ऊंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत में आइए, भारत में बोझा ढोने के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है ना। आप सऊदी अरब तरफ चले जाइए तो वहां पर घोड़े का इस्तेमाल कुछ ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान समय में देखा जाता है कि पहले की अपेक्षा कम समय में अधिक दूरी को तय करने का साधन आ चुका है, जो कि हमारे परिवहन के अंतर्गत एक बहुत ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक साधन है, ठीक है। देखिए यदि कृषि और उद्योग, है ना, यदि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को किसी देश के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां मानी जाए, ओके, क्योंकि शरीर के लिए जो हड्डियां होती हैं वही उसको सुदृढ़ प्रदान करती है, खड़ा करती हैं, सीधा रखती हैं, तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की रक्तवाहिनी मानना चाहिए। रक्तवाहिनी दोस्तों यानी नशे, जिसके माध्यम से रक्त का संचार होता है, परिवहन होता है, यानी रक्त का आवागमन होता है नसों के माध्यम से, है ना, वो हमारा एक परिवहन कार्य करता है ना। वस्तुतः मानव की प्रगति परिवहन के विकास के साथ ही हो पाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मानव की जो प्रगति है, अगर परिवहन का विकास नहीं होगा तो मनुष्य प्रगतिशील नहीं हो पाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। अभी देखा जाता है कि विश्व को बिल्कुल एक घनिष्ठ एक दूसरे के संपर्क में लाने का बहुत बड़ा भूमिका परिवहन का है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो कितने समय लग जाता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम हमारा परिवहन कर रहा है। आप वायुयान के माध्यम से चले जाइए, कहां से कहां चले जाइएगा। अब सड़क मार्ग भी एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों परिवहन का स्वरूप या व्यवस्था, यानी परिवहन का स्वरूप या व्यवस्था कहने का मतलब है परिवहन को हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए परिवहन को हम लोग मुख्य रूप से स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन, इन व्यवस्थाओं में या इन ढांचों में हम लोग या इन स्वरूप में इसको बांटते हैं। कौन कौन? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन, ओके। ये चार व्यवस्था जो है हम लोग परिवहन का व्यवस्था बोल सकते हैं, है ना, यानी परिवहन के आवागमन का व्यवस्था हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्थल परिवहन के बारे में। फ्रेंड्स, स्थल परिवहन के अंतर्गत क्या है? स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क एवं रेल दोनों प्रकार की परिवहन व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। स्थल परिवहन में हम लोग सड़क मार्ग और रेल ये दोनों को हम लोग शामिल करेंगे, ओके। अब पहला नंबर हम लोग देखते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो सड़क परिवहन से आप क्या समझते हैं? यानी पृथ्वी तल पर परिवहन के योग्य बनाए गए मार्ग को हम क्या बोलेंगे? सड़क बोलेंगे। देखिए परिभाषा, पृथ्वी तल पर परिवहन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़क कहते हैं, रोड कहते हैं, है ना। ऐसे मार्ग जो सड़क का निर्माण करते हैं, कठोर होते हैं और समतल होते हैं। अब आगे देखिए हम लोग सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यदि पूछता है परिवहन से आप क्या समझते हैं, परिवहन का स्वरूप को लिखें, और यदि यहाँ पर केवल सड़क परिवहन के बारे में पूछता है कि सड़क परिवहन किसे कहते हैं, सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो ये हमारा सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक कौन कौन है। देखिए यहाँ पर सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, पहला है धरातल। पहला क्या है? धरातल। आप लोग देखिए पहला है धरातल। धरातल कैसा होना चाहिए जहां पर सड़कों का विकास अधिक हो सके? आप लोग जानते होंगे कि धरातल जो बिल्कुल समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल।
समतल होने से सड़कों के निर्माण करने में कम समय भी लगता है और कम खर्च भी होता है और सुदृढ़ भी होता है। ठीक है, तो समतल भूभाग सड़कों के विकास का एक आधार है। विश्व की जो अधिकांश सड़कें हैं बिल्कुल इसी कारण से मैदानी भाग, जो मैदानी भाग बिल्कुल समतल होता है, इन्हीं भागों में विकास हुआ है सड़कों का। अब दूसरा पॉइंट है कठोर धरातल। फ्रेंड्स, कठोर धरातल कहने का मतलब है कि धरातल ऐसा हो जो कठोर है, जो कि धंसे नहीं, है ना, जल्दी धंसे नहीं। तो देखिए सड़कों के विकास में ढालू भूमि, जो बिल्कुल ढालू होता है, वहां पर भी सड़क निर्माण नहीं के बराबर हो पाता है, या फिर यदि बन भी जाता है तो बहुत दिक्कत होता है ना। तो सड़कों के विकास में ढालू भूमि की भांति ही उसी की तरह दलदली एवं नीचे धंसने वाली भूमि महत्वपूर्ण बाधा है। सड़कों के निर्माण के लिए ये सब क्या है, बाधा है दोस्तों। धरातल पर सड़कों का विकास सरलता से होता है कहां पर, कठोर पथरीला या पठारी धरातल पर सड़कों का विकास सरलता से होता है। फ्रेंड्स, जो कठोर भूमि होता है या फिर पथरीला भूमि होता है, वहां पर जो धंसने लायक नहीं होता है, जो दलदली नहीं होता है, वहां पर सड़कों का विकास सरलता से हो पाता है। ओके, तीसरा देखिए घनी जनसंख्या है। विश्व की लगभग, देखिए घनी जनसंख्या भी एक प्रकार का क्या है, सड़क परिवहन को आकर्षित करता है ना। जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा तो वहां पर सड़क निर्माण भी ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए विश्व की लगभग 90% जनसंख्या, कितना, 90% जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। इसी कारण मैदानों में जनसंख्या के घनत्व तथा सड़कों के वितरण में समानता पाई जाती है। फ्रेंड्स देखिए 90% मतलब 10% ऐसा जनसंख्या है जो मैदानी भागों में निवास नहीं करती है ना। तो जो मैदानी भागों में निवास करती, क्यों, घनी जनसंख्या, क्योंकि वैसे स्थान में आवागमन की सुविधा भी हो जाती है, सही ढंग से बन जाता है ना, इसीलिए। अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा खनिज व उद्योगों के केंद्र। फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि सड़क निर्माण, अगर जिन क्षेत्रों में खनिज व उद्योग केंद्र स्थापित हो जाते हैं, खनिजों को भूमि के नीचे से निकालने लग जाते हैं, तो उन क्षेत्रों को, जिस जगह पर निकाला जाता है, उन क्षेत्रों को नगर से जोड़ने के लिए या शहर से जोड़ने के लिए, आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहां पर सड़कों का विकास तेजी से किया जाता है। लास्ट पॉइंट देखिए आप, सामाजिक व राजनीतिक कारण। फ्रेंड्स, सामाजिक व राजनीतिक कारण के तहत हम लोग देखते हैं, या हम लोग इस पे सांस्कृतिक कारण भी जोड़ सकते हैं कि हमारा जो सड़क निर्माण के कारण एक दूसरे देश या फिर एक दूसरे राज्यों का वेशभूषा, यहाँ तक उसकी कल्चर के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है कि वहाँ का कल्चर कैसा होता है। इससे क्या होता है, कल्चर देखने से हम लोग उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। तो ये किसके माध्यम से संभव है, परिवहन के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ज्योग्राफी का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज आप एक बार लाइक करें। थैंक्स।